everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So today in this video we will do chapter 6, physical and chemical change. Every day you come across many changes in your surrounding. तो मतलब कि हर दिन आप कोई ना कोई चेंज ज़रूर देखते होगे अपने आसपास के सराउंडिंग्स में. तो ये जो सारे चेंजेस हैं ना, वो आपको इन्वॉल्व करेंगे एक या फिर ज़्यादा सब्सटेंसेस में. जैसे कि आपकी मदर ने आपसे पूछा कि शुगर को डिज़ोल्व करो वाटर में और उसका कोल्ड ड्रिंक बनाओ. ठीक है, तो फिर अगर आप शुगर सोल्यूशन बना रही हो ना, ये भी एक चेंज हो गया. तो वैसे ही कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी चेंज हो गया. कभी कभार जो दूध है ना वो खट्टा हो जाता है. ये जो दूध खट्टा होता है ना, ये भी एक चेंज है. अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो वो भी एक चेंज है. तो आप ऐसे 10 की लिस्ट बनाओ और देखो कि आपने क्या क्या नोटिस किया है अपने सराउंडिंग्स में, और फिर मेरे को कमेंट में करके देखो कि कैसे कैसे चेंजेस आपके अराउंड हैं या फिर हुए हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम करेंगे कि कुछ एक्टिविटीज़ और उनको स्टडी करेंगे. नेचुरल चेंज जैसे कि ये जो चेंजेस हैं ना, ये 2 काइंड के होते हैं, तो फिज़िकल और एक केमिकल चेंज. ठीक है, तो ये सारे पेपर के पीसेज हैं. तो पहला हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंज. अब एक आप पीस को कट करो और उसके 4 स्क्वायर्स कर दो. फिर उसी स्क्वायर को कट कर दो, उनकी स्क्वायर्स. और फिर मतलब कि आप पीस मतलब कि 4 स्क्वायर्स को काटो पेपर के पीस में से, और उनको हर एक स्क्वायर को भी 4 स्क्वायर्स में काटो. ठीक है, और उनको फ्लोर पे ले कर दो या फिर टेबल पे ले कर दो कि ये जो पीसेस है ना, उनके फिर ओरिजिनल पीस बन जाए पेपर के. जैसे कि देखो इन्होंने क्या किया है कि एक पेपर लिया है, पूरा एक पेपर लिया है. तो अब यहाँ पे आपने एक पेपर लिया है. ठीक है, पेपर लिया है और उसको 4 पीसेस में काट दिया. मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो ये एक पेपर है आपका. ठीक है, और उसको आपने 4 पीसेस में काट दिया. ठीक है, ऐसे ही काट दिया और फिर एक पीस के और 4 पीस बना दिए. ऐसे करना है आपको. ठीक है, तो फिर अब आप इनको सारे पीसेस को वैसे सेम तो नहीं बना पा सकते कि मतलब जैसे पहला पेपर था, पहले जैसे ऐसे पेपर था और आपने उसके पीसेस कर दिए. तो फिर से आप इसको वैसे पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि ये चेंज हो गया है अब आपका. ठीक है, पेपर का मतलब चेंज हुआ है. तो अब आप चॉक की डस्ट जो है ना, उनको कलेक्ट करो जो कि फ्लोर पे गिरी हुई है ब्लैक बोर्ड के आसपास क्लासरूम में. और इन सारे जो पीसेज है ना चॉक के, उनको क्रश कर दो डस्ट के साथ, और उसमें थोड़ा सा पानी डालो डस्ट के साथ कि जो ये पेस्ट बन जाए. अब इनको रोल कर दो पीस ऑफ चॉक की तरह. ठीक है, और तब उनको सूखने दो. तो ये जो चॉक है ये फिर से बन पा रही है डस्ट से और चॉक से. और अब आइस लो, बर्फ़ लो एक ग्लास में या फिर एक प्लास्टिक टम्बलर में, और उसको मेल्ट कर दो स्मॉल पोर्शन आइस का टम्बलर में या फिर सन में. टम्बलर में डालो और सन के नीचे. तो फिर आप देखोगे कि जो मिक्सचर है ना आइस का और वाटर का, ये पानी बन गया होगा. तो ये जो टम्बलर है ना, ये फ्रीजिंग मिक्सचर हो गया. ठीक है, तो ये जो वाटर है ना, ये सॉलिड बन गया? फिर से नहीं बना. अब हम करते हैं एक्टिविटी 6.4. अब आप गर्म पानी लो कंटेनर में और उसको देखो कि जो उसमें से स्टीम निकल रही होगी जो कि वाटर की सरफेस में राइज हो रही होगी.
फिर उसको एक पैन, इन्वर्टेड पैन में उसके हैंडल स्ट्रीम के साथ बॉइलिंग वाटर में रख दो और उनको ऑब्ज़र्व करो कि जो उसकी पैन की इनर लाइन सरफेस। तो क्या आप ड्रॉपलेट देखोगे वाटर में? नहीं। तो अब हम करते हैं एक्टिविटी 6.5। कॉशन, बी केयरफुल, मोमबत्ती को ध्यान से पकड़ो कि आपके हाथ पे ना लग जाए। तो आपने एक हैक्सॉ ब्लेड यूज़ किया होगा टोंग्स के पेयर के साथ, ठीक है। और उसकी जो एक टिप है ना, उसको फ्री एंड कर दो फ्लेम के गैस स्टोव के ऊपर और फिर वेट करो फ्यू मिनट्स। तो क्या ये कलर ऑफ टिप जो ब्लेड का है वो चेंज हुआ है? तो अब आप रिमूव कर दो ब्लेड फ्लेम के साथ और देखो कि जो टिप है ना, फिर वो एक बार देखो, उसको फिर से करो, उसको टिप को ऑब्ज़र्व और फिर कुछ देर बाद फिर से करो। तो फिर क्या वो फिर से आया उसका ओरिजिनल कलर? एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि जो पेपर है और पीस ऑफ चॉक है ना, वो अंडरवेंट चेंजेस है साइज़ में। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ना 6.3 और 6.4 वाटर की, ये चेंज होती है स्लेट में, मतलब कि जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, गैस टू लिक्विड, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी 6.5 है ना, ये हैक्सॉ ब्लेड का कलर चेंज हुआ है हीटिंग करने के बाद। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ना, शेप, साइज़, कलर, स्टेट, सब्सटेंस का स्टेट, और तो इन सब को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो ये जो चेंज है ना सब्सटेंस में, ये अंडरगो चेंज है जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ही कर पाती है, तो हम इसको कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। और ये जो फ़िज़िकल चेंज है ना, ये रिवर्सिबल होता है, तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस, तो इसमें से कोई सब्सटेंस नहीं बनता। तो अब हम देखेंगे कि दूसरे काइंड का चेंज। तो अब है केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये जो चेंज है ना, जो कि क्वाइट फैमिलियर है रस्टिंग ऑफ आयरन के साथ, ठीक है। तो अगर आपने एक लीव किया है पीस आयरन का और उसको खोलो आप कुछ देर बाद, तो फिर ये एक्वायर करेगा ब्राउनिश फिल्म सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है ना, उसको हम रस्ट कहते हैं और इसका प्रोसेस होता है रस्टिंग। अब है आयरन जो है ना, वो गेट्स करता है। आयरन कहाँ लगा होता है? गेट्स ऑफ पार्क के गेट के पास या फिर फार्म लैंड में, आयरन बेंचेस में जो कि लॉन्स या गार्डन्स में कैप्ट होते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं किसके? आयरन के, जो कि हमारे सामने हैं और वो रस्टेड भी हो जाते हैं। तो घर पे आपने देखा होगा कि जो शॉवल्स है और फिर स्पेड्स है ना, वो रस्टेड हो जाते हैं जब वो एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम बाद। तो ये जो सारे किचन में वेट आयरन पैन होता है या कि तवा, तो फिर वो रस्टेड हो जाता है और उसमें स्टेट होता है कुछ देर बाद। तो ये रस्ट है ना, वो आयरन नहीं है, ये डिफरेंट आयरन से जो कि डिस्पोज्ड हो जाता है। तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे चेंजेस उसके बहुत सारे जो कि सब्सटेंस नया फॉर्म करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.6। तो आपको टीचर्स के साथ करनी है। ये डेंजरस हो सकता है कि लुक करना कुछ लॉन्ग और बर्निंग के साथ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो ये जो टीचर है ना, ये आपको एडवाइस करेगी चिल्ड्रन को कि बर्निंग रिबन को ध्यान से देखो और इसका जो स्मॉल पीस है ना, इसका एक स्मॉल पीस लाओ, थिन स्ट्रिप या फिर रिबन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और उसको अब उसकी टिप से क्लीन करो सैंड पेपर से और ब्रिंग करो उसकी टिप कैंडल फ्लेम के साथ, मतलब नियर, और उनको बर्न कर दो कि ब्रिलियंट वाइट ना हो जाए। और अब कुछ ऐश कलेक्ट करो और उसको मिक्स कर दो वाटर के साथ और फिर उसका मिक्सचर बना दो, ठीक है। और फिर उस मिक्सचर को टेस्ट करो ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ। तो ये जो मिक्सचर है ना, रेड और लिटमस ब्लू के साथ है ना,
तो और इनका जो क्या ये मिक्सचर रेड से ब्लू होता है या फिर ब्लू से रेड होता है ये मिक्सचर। तो इस बेसिस में कि आप क्या क्लासीफाई करोगे सॉल्यूशन के साथ, ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। जब हम ऐश को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो ये एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करेगी। तो ये जो चेंज है ना, ये फॉलोइंग इक्वेशन से लिखा जा सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो दे रखे हैं ना आपको साथ में ब्रैकेट्स में, ये इनके फॉर्मूले होते हैं कि ये कैसे लिखते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये आपने लर्न किया होगा पहले ही चैप्टर 5 में, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना वो बेस होता है। तो ये एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर सकता है मैग्नीशियम को जलाने के बाद। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना वो एक दूसरा नया सब्सटेंस है जो कि मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में करना, ये एक नया सब्सटेंस इसे बन सकता है। तो हम करेंगे एक्टिविटी 6.7। ये आपको टीचर के साथ करनी है। एक टीस्पून में कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व कर दो, मतलब कि नीला थोथा या फिर ब्लू विट्रल को, और आधा कप पानी ग्लास में या फिर टम्बलर में या फिर बीकर में, और उसमें कुछ ड्रॉप्स आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दो सॉल्यूशन में। तो फिर आपको ब्लू कलर सॉल्यूशन दिखेगा, और उसको छोटे से सैंपल को सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में या फिर स्मॉल ग्लास बॉटल में सेव कर लो। और उनकी जो ड्रॉप है ना, और उसमें से एक नेल ड्रॉप कर दो या फिर शेविंग ब्लेड रिमेनिंग सॉल्यूशन में, और फिर रुको आधे घंटे के लिए, और फिर देखो कि कलर की सॉल्यूशन का क्या कलर है। अब उसको कंपेयर करो अदर कलर्स जो कि आपने सेपरेटली सेव कर रखा है। तो क्या तुम्हें कोई चेंज दिख रहा है कलर में? और उसको अब नेल या फिर ब्लेड को निकालो, क्या उसमें क्या वो चेंज हुआ है? तो ये जो चेंज है ना जो कि आप नोटिस करते हो रिएक्शन कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, तो ये जो चेंज है ना, चेंज कलर का ब्लू से ग्रीन तक, ये फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट की वजह से हुआ जो कि नया सब्सटेंस है। तो ये जो ब्राउन डिपॉजिट है ना आयरन नेल का वो कॉपर है, और दूसरा नया सब्सटेंस बन जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनके रिएक्शन कॉपर सल्फेट आयरन, ठीक है, और कॉपर, ठीक है। तो हमारा ऊपर रह गया था, एक सेकेंड ऊपर, हाँ, ये जो इक्वेशन दिए हैं ना ये अलग होते हैं मैथमेटिक्स से, और ये जो इक्वेशन है ना ये इस काइंड के होते हैं कि जो एरो है ना वो इम्प्लाइज करता है बिकम्स, ठीक है, पर ये कोई अटेम्प्ट नहीं है बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। इसमें मतलब कुछ आपको ये मैथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम ये करते हैं एक्टिविटी 6.8। तो अब आप एक टीस्पून लो जो कि विनेगर से भरा हो एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हल्का सा चुटकी बेकिंग सोडा की डाल दो उसमें। तो फिर आपको दिखेगा एक हिजिंग साउंड दिखेगी, और आप उसमें बबल्स दिखेंगे जो कि बाहर आएंगे, ठीक है। और फिर इस गैस को फ्रेशली प्रिपेयर कर लो लाइम वाटर में। फिर क्या होता है कि लाइम वाटर को क्या होता है, तो ये जो चेंज आया ना टेस्ट ट्यूब में विनेगर बेकिंग सोडा, ठीक है, इसको डालने से इनका वो भी दे रखा है। विनेगर के अंदर क्या होता है, एट्रिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना या फिर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ये रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का जो कि इसमें फॉर्म हुआ है। तो ये रिएक्शन है जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास हुई है ना लाइम वाटर के उसमें से, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो बन जाता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो ये जो लाइम वाटर है ना ये मिल्की बन जाता है स्टैंडर्ड टेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड के। तो फिर आप इसको चैप्टर 10 में देखोगे कि ये जो एयर है ना जो कि हम सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। तो एक्टिविटी 6.6 से लेके एक्टिविटी 6.8 तक आपने देखा होगा कि ये जो
सारे एक या एक से ज़्यादा नए चेंजेस है ना वो उसमें बनते हैं। एक्टिविटी 6.6 में ये जो ऐश है ना, ये एक नया सब्सटेंस बनाती है जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बर्न होता है एक्टिविटी 6.7 में। तो ये जो रिएक्शन है ना कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ, तो फिर ये आयरन सल्फेट में और कॉपर में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो दोनों सब्सटेंसेस है ना नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ये जो कॉपर है ना इसमें डिपॉजिट हो जाता है शेविंग ब्लेड का जो कि आयरन से बना होता है। एक्टिविटी 6.8 में आपने देखा होगा कि जो विनेगर और बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा ये दोनों एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं जो कि लाइम वाटर मिल्की बना देता है। और क्या तुम इमेजिन कर पाओगे कि ये जो नया सब्सटेंस है ना वो इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो चेंज है ना एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनाने के लिए, तो इनको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो ये जो केमिकल चेंज है ना इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो केमिकल चेंज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि जो जो सारे नए सब्सटेंस होते हैं ना वो इसमें फॉर्म होते हैं, जैसा कि रिज़ल्ट केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज बन जाता है। जैसे कि अगर आप देखो कि जो मेटल है ना अगर वो एक्सट्रैक्टेड हो जाता है एक ओर के साथ, जैसे कि आयरन फ्रॉम आयरन ओर, तो वैसे ही हमको ऐसी ही केमिकल चेंजेस की सीरीज़ करनी होगी। ये जो मेडिकल है, ये जो मेडिसिन है ना इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं या फिर चेन, इनकी जो एंड प्रोडक्ट्स की चेन है ना वो एक केमिकल रिएक्शंस है जो कि बहुत यूज़फुल है नए मटेरियल्स की, जैसे कि प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, ये सारे प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन से। हर नया मटेरियल डिस्कवर होता है केमिकल चेंज को स्टडी करने के बाद। तो जैसा हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं इस केमिकल चेंज में और फिर नया प्रोडक्ट बन जाता है केमिकल चेंज के साथ। देखो जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन बन सकता है या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकता है, साउंड भी आती है, और जो ये जो चेंजेस है ना स्मेल में ये भी टेक हो सकते हैं, या फिर नया जो स्मेल है ना वो भी गिवन ऑफ भी हो सकती है। तो ये जो कलर चेंज है ना वो इसमें टेक प्लेस हो सकता है, और ये जो गैस है ना गैस भी बन सकती है। तो हम देखेंगे फॉलोइंग एग्जांपल के साथ, जैसे कि आपने देखा कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिबन है ना ये केमिकल चेंज है, उसको जलाने के बाद कोल, वुड या फिर लीफ, ये केमिकल चेंज है। जैसे कि बर्निंग एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, जब हम कोई भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज होता है। लेकिन बर्निंग ज़रूरी नहीं है कि हीटिंग से ही आए, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। अब हम करते हैं बस हमारा एक पेज और बचा है, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। तो मतलब कि एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इन केमिकल चेंज, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि जो कुछ एक्सप्लोजन ऐसे होते हैं जो कि हीट, लाइट, साउंड या फिर अनप्लीजेंट गैसेस में पॉल्यूट होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो तभी आप एडवाइस होते हो कि फायरवर्क्स का ना ज़्यादा प्ले करो, क्योंकि वो आपको चोट पहुंचा सकते, जैसे कि पटाखे। तो जब आप फूड स्पॉइल्ड हो जाता है तो फिर बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। तो हम इसको केमिकल चेंज कह सकते हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जो स्लाइस ऑफ एप्पल अगर ब्राउन हो जाता है तो फिर वो उसको हम जल्दी से फेंक देते हैं। अगर आपने ये देखा होगा कि अगर आप फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल को कहीं पे भी रख दो कुछ समय के लिए, और उसको दोबारा और एक स्लाइस ऑफ पोटैटो या फिर ब्रिंजल को कहीं पे भी रख दो, तो ये जो इसका जो चेंज है ना कलर का आ जाएगा और ये एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो ये चेंजेस है, ये केमिकल चेंजेस है ना। तो चैप्टर 5 में आपने ये पढ़ा होगा कि जो न्यूट्रलाइज है ना, ये जो कि न्यूट्रलाइज एंड एसिड और बेस, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ना ये एक केमिकल चेंज है कि नहीं। अब है प्रोटेक्टिव शील्ड। तो आपने सुना होगा कि जो ओजोन लेयर है ना हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमको प्रोटेक्ट करती है ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो कि सन से आती है, और क्योंकि ओजोन इसको एब्जॉर्व कर लेती है इस रेडिएशन को और फिर ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है। ये जो ऑक्सीजन है ना
ये डिफरेंट होती है ओजोन से, और ये हम इसको ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन और केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। तो अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगी ओजोन लेयर से, तो फिर अर्थ के सरफेस पे ये रीच नहीं करेगी और हमको नुकसान पहुंच जाएगी, और हमारी लाइफ भी जो बन रही है। ये जो ओजोन है ना, वो एक्ट ऐसे करती है कि वो नेचुरल शील्ड है रेडिएशन के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम फिर से आ जाते हैं रस्टिंग के प्रोसेस से। तो ये जो एक ऐसा चेंज है जो कि हमारे आयरन आर्टिकल्स या फिर स्लोली और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तभी ये जो आयरन है ना, वो ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रंक, बॉडीज़ और फिर बहुत सारे आर्टिकल्स में ये यूज़ होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना रस्टिंग का, ये रिप्रेजेंट हो सकता है एक इक्वेशन से ज़रिए, जैसे ये इक्वेशन इसकी। ये जो रस्टिंग है ना, वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों में एसेंशियल होता है। इनफैक्ट ये जो कंटेंट है ना मॉइस्चर का एयर में, वो बहुत ही हाई होता है, जो जिसका मतलब होता है कि ये जो मोर ह्यूमिड है ना, रस्टिंग उससे जल्दी बन जाती है। तभी ये हमको प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, और ये प्रिवेंट हमको आयरन आर्टिकल से भी प्रिवेंट करता है जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर वाटर में, या फिर दोनों के में। तो एक सिंपल तरीका होता है पेंट या कोट ऑफ पेंट या फिर ग्रीस को अप्लाई करने का, और ये जो कोट्स है ना, ये अप्लाइड होने चाहिए हर रोज़ की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये एक दूसरा तरीका होता है हमको डिपॉजिट करने का लेयर ऑफ मेटल, जैसे कि कोरोमिनियम होता है और फिर जिंक होता है आयरन के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, लेयर की जिंक की लेयर आयरन के ऊपर, तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो आयरन पाइप्स होते हैं ना, जो कि हमारे होम में यूज़ होता है, ये हमको वाटर को कैरिंग आउट में हेल्प करता है, और ये जो रस्टिंग में प्रिवेंट करता है। तो आपने देखा होगा कि ये जो शिप्स हैं, ये सारी आयरन की बनी होती है, और ये जो इनके पार्ट्स होते हैं ना, फिर वो नीचे ही रहते हैं वाटर में, और पार्ट्स जो कि वाटर में, जो कि पानी से अबव होती हैं, या फिर उनके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स आती हैं, जो कि क्लिंकिंग करती है शिप्स के आउटर सरफेस के ऊपर। तो ज़्यादातर ये जो वाटर है ना सी के अंदर, वो उसके अंदर सॉल्ट होता है, और ये सॉल्ट वाटर है ना, ये इसको रस्ट का प्रोसेस जल्दी से फॉर्म करता है। तो तभी ये जो शिप्स है ना, वो बहुत सारे डैमेज में सफ़र करती है रस्टिंग के ज़रिए। तो फिर ये जो कुछ पेंटेड होते हैं इनके पास, क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील है ना, वो मिक्सिंग ये इनसे बनती है, और ये मिक्स होती है आयरन से, कार्बन से और मेटल से, जो कि क्रोमियम होते हैं, निकल होता है और मैग्नीज होती है। ये रस्ट नहीं करता, तो तभी ज़्यादातर बोट इससे बनती है आजकल। तो सो मच दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड every year. Can you imagine the monetary loss of the world? तो मतलब कि आपने देखा होगा कि जो शिप का फ्रैक्शन है ना, वो बहुत सारे रिप्लेस होता है हर साल, और आप इमेजिन कर सकते हो कि जो उसके मॉनेटरी लॉस कितने होते हैं वर्ल्ड में। तो आप इमेजिन करना। अब है क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने क्लास 6 में ये लर्न किया होगा कि जो सॉल्ट है ना, वो ऑब्टेन हो सकता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से सी वाटर में। तो ये जो सॉल्ट है ना, ये ऑब्टेन होता है इसी मैनर में कि वो प्योर नहीं होता, और उसके अंदर क्रिस्टल होते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो शेप है ना क्रिस्टल की, वो दिखी नहीं जा सकती ध्यान से। तो फिर तभी जो क्रिस्टल होते हैं ना बड़े बड़े, ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और वो फॉर्म होते हैं देयर सोल्यूशन में। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। टीचर के प्रेजेंस में ही आप ये वाली एक्टिविटी करना, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को करना, सिर्फ इसी को यूज़ करना आप, और ध्यान से रहना पानी को बॉईल करते हुए, ठीक है। अब आप एक
कप लो जो कि बहुत पानी से भरा हो बीकर में, और उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालो और उसको पानी को गर्म करो। जब ये स्टार्ट हो जाए ना बॉइलिंग, तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दो धीरे धीरे, और उसको स्टीर करते रहो कंटिन्यूसली। और इसको अब कंटिन्यू करो उसमें कॉपर डालने का, ठीक है। और उसमें सल्फ्यूरेट पाउडर डालो जब तक कि वो पाउडर डिज़ोल्व ना हो, और उसको फ़िल्टर कर दो सोल्यूशन को। अब उसको अलाउ करो कि वो ठंडा हो जाए, लेकिन उसको डिस्टर्ब मत करना है सोल्यूशन को जब आप इसको ठंडा कर रहे हो। और उस सोल्यूशन को देखो कुछ समय बाद, तो आप देखोगे कि क्रिस्टल सल्फ्यूरेट में। तो फिर अगर आप इफ़ नॉट वेट फॉर मोर टाइम, अगर आपको नहीं दिखे तब भी आप थोड़ा सा और रुको। तो अब आपने इसमें देखा कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंज, तो अब इसको आइडेंटिफाई करो जो कि आप अपने अराउंड देख पाओ कि वो फ़िज़िकल चेंज है या फिर केमिकल। तो हमने ये वाला चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया, फ़िज़िकल और केमिकल चेंज। तो फिर और मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं 7th चैप्टर जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।